होते जाएंगे हमारे साथ। So today we are going to discuss a very important topic from your unit 1, that is a macro lesson plan. जब भी आप अपना सिलेबस देखते हो तो आपको टॉपिक मिलते हैं कि लेसन प्लानिंग क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी नीड क्या है. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक and we can discuss any point which is in the minds of the student regarding lesson planning. The theoretical basis of lesson planning: what is lesson plan, what are the uses, what are the need and importance of lesson plan. अगर इस पे कोई भी क्वेश्चन है तो we can take, or in the end or in a WhatsApp group we will discuss in detail about this. Now coming to different type of lesson planning. आपके सिलेबस में डिफरेंट लेसन प्लानिंग की अप्रोचेस बताई गई हैं, जैसे हर्वर्शियन अप्रोच है, आरसीएम अप्रोच है, जैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, और हम अपने लेसन प्लानिंग में कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं. तो उसके लिए सिंपली हम कुछ स्लाइड्स में इसकी बात कर रहे हैं. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. This is a theoretical format of lesson plan. You have already covered this thing through the notes. A lesson plan may be defined as a teaching outline of the important points of a lesson arranged in an order in which they are to be presented. इसको सिंपल सी बात में समझना हो तो लेसन प्लान क्या है, एक आउटलाइन तैयार करते हो जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने लेसन में प्रोसीड करते हो, जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने टॉपिक बच्चों को टीच करते हो. इट में इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, आपके बनाए हुए ऑब्जेक्टिव्स. जैसे हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव में पूरा एक सेशन लिया था, उसके बाद मेगर अप्रोच पे हमने सेशन लिया था कैसे बनाने हैं ऑब्जेक्टिव. सो लेसन प्लान में क्या हो सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स. पॉइंट्स टू बी आस्क्ड मीन्स आप बच्चों से कौन कौन से क्वेश्चन पुट करोगे, डिफरेंट काइंड ऑफ इंट्रैक्शन जो आप यूज़ करोगे, देन डिफरेंट काइंड ऑफ रेफरेंसेस, मटेरियल, योर ऑडियो विजुअल एड, वट काइंड ऑफ असाइनमेंट यू विल गिव टू योर स्टूडेंट. एवरीथिंग कैन बी इंक्लूडेड इन योर लेसन प्लान. सो जब लेसन प्लान की बात करते हैं क्या क्या इंक्लूड होता है कि पहला उसमें एम, पर्पस और ऑब्जेक्टिव, व्हाई वी आर प्लानिंग अ लेसन. तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि जब भी आप लेसन प्लानिंग करते हो कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में होते हैं. व्हाट, व्हाई, हाउ. दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पूरे लेसन प्लानिंग में आपके साथ रहेंगे. वाई मीन्स आप क्यों बना रहे हो, रीज़न क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका एम क्या है, आपका पर्पस क्या है, पहली बात. सेकंड, जो पर्पस आपने बनाया है, ऑब्जेक्टिव बनाया, उसको अचीव कैसे करोगे, कौन सा कंटेंट उसमें डालोगे, कौन सा मटेरियल उसमें ऐड होगा, कौन सी आपकी ऑडियो विजुअल एड्स, कौन सी इंस्ट्रक्शनल एड उसमें ऐड होगी. थर्ड, तो उसको आप करोगे कैसे, हाउ, वाई, व्हाट, हाउ, प्रोसीजर क्या फॉलो करोगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड करोगे. दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड लास्ट वन इज, जो आपने सारा काम करवाया है उसको चेक कैसे करोगे, उसको इवेल्युएट कैसे करोगे, उसके रियल लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, और उसको कैसे मेजर करोगे. दीज आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी लेसन प्लान. देन कम्स नेक्स्ट इज जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, द स्टेप्स ऑफ हर्बर्शियन लेसन प्लान. इसमें अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो बेसिकली इसके जो स्टेप हैं, पहला है प्रेपरेशन, कि आप उसकी किसी भी टॉपिक को टीच करने से पहले उसके रिगार्डिंग प्रेपरेशन कैसे करते हो. चाहे प्रेपरेशन आपकी आउट ऑफ द क्लासरूम है, जहाँ आप क्लास में बैठ के इंट्रोडक्शन देना बच्चों के साथ, उसकी एंट्री बिहेवियर टेस्टिंग करना, पुरानी नॉलेज के साथ कोरिलेट करना, दैट मीन्स अ प्रेपरेशन. देन प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन जो आपने प्लान किया है उसको बच्चों के साथ कैसे आप डिस्कस कर रहे हो, कैसे, कौन से मेथड, कौन सी टेक्निक, कौन सी इंस्ट्रक्शनल एड यूज़ करके आप प्रेजेंट कर रहे हो. देन नेक्स्ट इज हाउ यू आर कोरिलेटिंग वन थिंग विद अनदर थिंग. चाहे आप एक सब्जेक्ट में देखो, चाहे आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बात करो, आप अलग अलग चीज़ों को एसोसिएशन कैसे करते हो. मान लो एक इकोनॉमिक्स का लॉ है और एक सोशल सोसाइटी का एक लॉ है. जहाँ इकोनॉमिक्स का लॉ है, एक मैथ का फार्मूला है, हमारे हर एक सब्जेक्ट में कुछ इंटरडिपेंडेंस होती है. जैसे हम पहले सेमेस्टर में रीड करके आए हैं
कि रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक्स विद मैथ, विद हिस्ट्री, विद लैंग्वेज, वो आप एक टॉपिक की दूसरे टॉपिक के साथ, एक टॉपिक की अदर सब्जेक्ट के टॉपिक के साथ कैसे एसोसिएशन बनाते हो। देन जनरलाइजेशन, जो आपने जैसे हमारे सारे लॉज हैं, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, सभी लॉज की क्या होती है, जनरलाइजेशन। जब कोई निज़म बन जाता है, कोई लॉ बन जाता है, इट मीन्स द लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस द कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड डिक्रीजेस। इट मीन्स दैट ये क्या है, लॉ है। अब ये जनरलाइज है। अगर हम सुधार में, अगर हम लुधियाना में, अगर हम दिल्ली में इस लॉ को अप्लाई करेंगे, इट विल बी इजीली एप्लीकेबल जब अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। तो ये क्या है, जनरलाइजेशन। फिर उस लॉ की एप्लीकेशन क्या है, एंड में उसकी रिकैप्चुलेशन क्या है। सो हर्बर्शियन स्टेप्स आर फोकसिंग ऑन दीज 5 or 6 पॉइंट। डिटेल ऑफ ईच स्टेप in is already given in your Moodle platform. Go through those notes and you will be very comfortable while reading these headings. Sometime आपको पेपर में आ जाता है शॉर्ट में, या लॉन्ग में, डिस्कस अबाउट द हर्बर्शियन स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग। देन यू विल डिस्कस दीज मेन 6 पॉइंट। पहले लेसन प्लान की इंट्रोडक्शन, देन 1-2 डेफिनेशन, देन ये 6 स्टेप को इन डिटेल आप बताओगे, दैट इज द हर्बर्शियन स्टेप्स। देन कम्स मॉरिसन स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान। इसको यूनिट अप्रोच भी बोलते हैं। आपके पूरा टॉपिक है दिया हुआ सिलेबस में, यूनिट अप्रोच। सो मॉरिसन स्टेप्स जो लेसन प्लानिंग के हैं, मॉरिसन ने ही यूनिट अप्रोच दिया था। ये 5 मेन स्टेप्स पे फोकस कर रहा है। पहला एक्सप्लोर करना, दूसरा प्रेजेंट करना, तीसरा उसको असिमिलेट करना। असिमिलेट करना होता है जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में साइकोलॉजी चाइल्डहुड वाले पेपर में पढ़ के हो, असिमिलेशन करना, तो वहाँ से आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन उसको ऑर्गेनाइज करना, देन उसको रेसिटेशन करना। सो दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ मॉरिसन अप्रोच। इसको डायरेक्टली यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हर्बर्शियन, आरसीएम, कंस्ट्रक्टिविस्ट, डायरी बेस्ड एंड आईसीटी बेस्ड। इसके रिगार्डिंग इन डिटेल आपको जो यूनिट अप्रोच का आपका क्वेश्चन है, वो नोट्स आपके मूडल में ऑलरेडी अवेलेबल है। एक बार उसके गो थ्रू हो जाइए, तो हम उस पर जिन पॉइंट पे आपको कोई डाउट है, वी कैन अरेंज वन डिस्कशन थ्रू द मूडल जूम प्लेटफॉर्म और in our WhatsApp group. This is also very important approach. After Hurwitzian approach, this is a RCM approach. As the name, you can see the 4 letters. One is R, C, E, M. Basically, these 4 letters are from one college name. That is a Regional College of Education, Mysore. So basically this particular approach was developed in this Regional College of Education, Mysore. As you will be well aware that we have 4 regional colleges. We have 4 regional colleges, अजमेर, भोपाल, मैसूर, भुवनेश्वर। सो 4 हमारे पास क्या है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, जिसको हम RIs भी बोलते हैं। तो वहाँ में से उन 4 में से एक है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। तो ये RCM अप्रोच उसके नाम से बनी है, जिसके मेन 3 कंपोनेंट मानते हैं, एक इनपुट, दूसरा प्रोसेस, तीसरा आउटपुट। लेट्स सी इनपुट में क्या आता है। इनपुट मीन्स आपके टीचिंग पॉइंट, आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपका रैशनल, आपके एम्स ऑफ द लेसन। देन आपकी कौन कौन सी टीचिंग एड है, क्या क्या आपका मटेरियल है, ऑल कम्स अंडर द कंटेंट, योर टीचिंग एड्स, योर ऑब्जेक्टिव्स, एवरीथिंग कम्स अंडर द इनपुट, कि हम लेसन में क्या क्या डालने जा रहे हैं। देन उसको प्रोसेस कैसे करेंगे, उसको ऑपरेशनलाइज फॉर्म में कैसे करेंगे, दिस इज अ सेकेंड पार्ट ऑफ RCM अप्रोच। इसमें आप मोटिवेशन टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए कैसे करते हो, स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन कैसे करते हो, हाउ यू आर एबल टू अनाउंस योर टॉपिक इन एन इंटरेस्टिंग वे, उसको आप कैसे बच्चों के लिए मोटिवेशनल बना सकते हो, कैसे बच्चों के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हो। फिर अपने जो कंटेंट आपने इनपुट पे डिसाइड किया है, उसको कौन से मेथड, कौन सी टेक्निक यूज़ करके इफेक्टिवली आप बच्चों तक लेके जा पा रहे हो, दैट इज़ अ प्रेजेंटेशन। फिर जो हमने हर्बर्शियन स्टेप में भी देखा था, मॉरिसन में भी देखा था, आप अपने कंटेंट की जनरलाइजेशन कैसे करते हो,
उसको एप्लीकेशन तक कैसे लेके जाते हो, अपने लेसन का क्लोजर कैसे करते हो। जैसे हमने देखा है कि अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर लेसन। आप जब प्लान भी करते हो और जब आप लेसन डिलीवर भी करते हो, जब भी आप अनाउंस करो ना, जैसे आप टीवी सीरियल्स में देखते हो, जब वो कोई नया टीवी सीरियल या मूवी या कोई ऐसी कोई स्टोरी शुरू होती है तो आपको वो अपने साथ जोड़ लेते हैं, क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देते हैं। टुडे वी विल बी गोइंग टू लर्न दिस थिंग। अब मैं आपको एक ना चैनल का नाम सजेस्ट करूंगा, यू कैन गो थ्रू दैट यूट्यूब चैनल, देखो सुनो और जानो। यू कैन नोट डाउन, देखो सुनो और जानो। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है नाम इसका। दिस इज अ वन चैनल फ्रॉम आई थिंक बेसिकली पाकिस्तान। द पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंटली टीचिंग द डल टॉपिक, द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश, द सोलर सिस्टम, the 9 planets. You will see a variety of topics in a very interesting way on YouTube. So अब जब भी आप उसका लेसन देखोगे, he is starting or announcing the topic in an interesting way. In a same way, he is closing the chapter with a very good statement, with a very good curiosity for students. So हमारे लिए भी as a teacher, जब भी आप अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो, आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट और आपकी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी लेसन, जिसको हम अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक और उसको हम क्लोजर बोलते हैं। दैट ऑल स्टेप्स कम्स अंडर द प्रोसेस। देन कम्स द आउटपुट। आउटपुट क्या है बेटा? जब भी आप अपना लेसन डिलीवर करते हो तो डिलीवर करते टाइम एंड में जो आपका कंक्लूजन है, जैसे आपने ईबीओज बनाए तो ईबीओज बना के एंड में क्या करना है हमने, ईबीओज का जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर लर्निंग आउटकम्स हमने बनाए हैं, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एट द एंड ऑफ द सेशन वो सारे हमारे क्या होंगे, पूरे होंगे। हम ये मानकर चलते हैं कि जो भी हमने बनाए हैं ईबीओज, ऑल ईबीओज विल बी कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ द लेसन। मान लो आपने बनाया कि आफ्टर द लेसन विल बी ओवर, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द डिमांड कर्व, वो डिमांड कर्व को डिफाइन कर पाएंगे। अब जैसा हमने अपना ईबीओ बनाया है एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, वैसा ही हमारा क्या होना चाहिए, रियल लर्निंग आउटकम। क्योंकि आउटपुट हो रही है, जो हमने लेसन टीच किया है उसकी आउटपुट चेक कर रहे हैं कि कितनी उसकी अचीवमेंट हुई है, कितनी अचीवमेंट नहीं हुई। तो एक बात को आपने नोट डाउन करना है, ध्यान में रखना है कि जब भी आप लेसन प्लान करो, जितने आप अपने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हो, कम से कम उतने अपने आपके क्या होने चाहिए, रियल लर्निंग आउटकम। सो एट लीस्ट 1 RLO फॉर ईच ऑब्जेक्टिव। एक से ज़्यादा हो सकता है RLO, लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। एंड द एंड होम असाइनमेंट, आप बच्चों के लिए कोई काम दे सकते हो, कुछ रीड करने के लिए दे सकते हो, दैट कम्स अंडर होम असाइनमेंट। सो ये स्टेप थे RCM अप्रोच के। अब जब लेसन प्लान की फॉर्म में आते हैं तो हम उसमें जनरल ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, जनरल टीचिंग एड लिखते हैं, स्पेसिफिक टीचिंग एड लिखते हैं। पुरानी नॉलेज जो उस टॉपिक से पहले बच्चे को आनी चाहिए उसको हम प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड मानते हैं। फिर हम जो अज्यूम करते हैं उसको टेस्ट करते हैं, दैट इज प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। और एंड में क्या करते हैं, हम अपने टॉपिक को अनाउंस करते हैं। जब आप लेसन प्लान लिखते हो तो ऐसे स्टेप्स RCM में फॉलो किए जाते हैं। इसके बाद क्या होती है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन मेक डिफरेंट कॉलम्स। पहले में RCM अप्रोच क्या बोलती है, सब्जेक्ट मैटर लिखेंगे, दूसरे में टीचर की एक्टिविटी लिखेंगे, तीसरे में स्टूडेंट एक्टिविटी, फोर्थ में चॉकबोर्ड वर्क। इन सच अ वे लेसन कैन बी प्रेजेंटेड वाइल वी आर राइटिंग अ लेसन प्लान। और उसके बाद जनरलाइजेशन होगी, रिकैप्चुलेशन होगी और होमवर्क दिया जाएगा। दिस इज वन सजेस्टिव वे टू राइट लेसन प्लान एज पर द RCM अप्रोच। सो हमने हरवर्शन अप्रोच की बात की कि उसमें जो 6 स्टेप फॉलो किए जाते हैं लेसन प्लान लिखने के लिए। देन हमने ब्रीफली मॉरिसन अप्रोच को डिस्कस किया। देन हमने इन डिटेल RCM अप्रोच को डिस्कस किया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कौन सी जो है अप्रोच फॉलो करेंगे अपने लेसन प्लान लिखते समय।
अदर जैसे नॉर्मल सिलेबस में आपका थर्ड सेमेस्टर में टीचिंग प्रैक्टिस प्लान किया जाता है। अगर कोविड की वजह से कोई चेंजेस आती हैं, उसमें कुछ चेंज होता है, जैसे लास्ट ईयर स्वैप हो गया था सेमेस्टर, फोर्थ थर्ड में आ गया था, थर्ड फोर्थ में चला गया था, अगर तो वैसी चेंज आती है तो फोर्थ सेमेस्टर में टीचिंग प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज वो इंटर्नशिप किस में होगी, थर्ड में। जब आप लेसन प्लान बनाओगे 40 लेसन प्लान इकोनॉमिक्स के, 40 लेसन प्लान आप नेक्स्ट सब्जेक्ट के, तो आपके लिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि हमारा फॉर्मेट क्या होगा। तो आरसीएम के साथ में दो चीज़ें और ऐड कर दूं कि जैसे हमने ब्लूम की टैक्सोनॉमी में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव रीड किए थे, अब जो आरसीएम है उसने इनको कंपाइल करते हुए इनको 4 कैटेगरी में बांट दिया है। जैसे आपने ब्लूम की ओल्ड टैक्सोनॉमी देखोगे, उसके फर्स्ट 3 पार्ट थे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, और अब जो नई बन के आई है, रिवाइज है, उसमें क्या है, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग, आपने देखा। और जो ऊपर वाले 3 पॉइंट थे, हायर ऑर्डर लेवल थे, उन सभी को आरसीएम ने किस में मर्ज कर दिया, क्रिएटिविटी में। जिस सभी के लिए नहीं है, सिर्फ किसके लिए है, आरसीएम अप्रोच के लिए। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आरसीएम अप्रोच पे आ जाता है, देन यू कैन डिस्कस दैट इन आरसीएम अप्रोच Bloom's taxonomy is merged into the 4 point. First 3 are as in the old taxonomy of Bloom, knowledge, understanding and application, and fourth one is creativity, which is including analysis, synthesis and creativity, जो create बोल रहा था वो। तो it means ये स्लाइड सिर्फ तब यूज़ करनी है अगर आपको आरसीएम में क्वेश्चन लिखने के लिए पेपर में आ जाता है। इस पे हम इन डिटेल बात कर चुके हैं। आरसीएम अप्रोच फोकस ऑन एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, इस पे हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी को डिस्कस कर चुके हैं। हमने मेगर की अप्रोच को डिस्कस कर लिया है कि कैसे ऑब्जेक्टिव लिखे जाते हैं, वो हमारा लेसन क्लास में भी हो चुका है, नोट्स भी अवेलेबल हैं। देन कम्स अनदर अप्रोच, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, जैसे पहली हर्वर्शियन अप्रोच, फिर मॉरिसन, फिर आरसीएम, फिर बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। इसमें भी ऑलमोस्ट बाकी सारे कॉलम सेम है, माइनर सा प्रेजेंटेशन में चेंज आया है। कंटेंट लिखा गया है, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव लिखे गए हैं, टीचर एक्टिविटी है, स्टूडेंट एक्टिविटी है, कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, कौन सा चाकबोर्ड यूज कर रहे हो, और उसकी एवेल्यूएशन कैसे कर रहे हो। जैसे जैसे डिफरेंट अप्रोचेस को कुछ पॉजिटिव पॉइंट लगे, उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली उसको चेंज किया। तो ये है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के स्टेप्स। अब आपके पास 4 अप्रोचेस के स्टेप्स पहुंच चुके हैं, हर्वर्शियन, मॉरिसन, आरसीएम एंड बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। अब अगले नेक्स्ट 10 मिनट्स में हम बात करेंगे कि इन सभी अप्रोचेस में से पॉजिटिव पॉइंट लेके जो हमारे कॉलेज में फॉर्मेट यूज हो रहा है, क्योंकि हमारे कॉलेज ने अपनी स्टाफ मीटिंग्स करके उस फॉर्मेट को ऑलमोस्ट फाइनल किया हुआ है। स्टिल देयर कैन बी अ माइनर वेरिएशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट, बट जो कॉमन पॉइंट बनाए हुए हैं, दैट इज फॉर्मेट ऑफ आर लेसन प्लानिंग। वन इज फर्स्ट पॉइंट जो हम लिखते हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस। आपका स्टूडेंट टीचर रोल नंबर, देन क्लास, देन सब्जेक्ट, देन टाइम, डेट, दीज आर द कॉमन थिंग्स इन एवरी लेसन प्लान ऑफ इकोनॉमिक्स। देन आप क्या लिखोगे, कौन सा टॉपिक है आपका। देन आप उसको मन्यूटली देखिए। पहला पॉइंट है जनरल एड्स। जनरल एड्स क्या होती हैं? जनरल एड्स वो होती हैं जो डेली आपके लेसन प्लान में ज़रूरत पड़ती है, चाहे आप डिमांड पढ़ाओ, चाहे सप्लाई हो, चाहे आप उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट करवा रहे हो, चाहे पॉवर्टी करवा रहे हो। दीज आर द थिंग्स विच आर कॉमन फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। क्या क्या होंगी उसमें? आपका क्लासरूम, आपका चॉक बोर्ड, आपका डस्टर, दीज आपका पॉइंटर अगर आप टीचिंग एड यूज कर रहे हो। सो दीज आर द कॉमन थिंग, दैट्स वाई वी कॉल इट जनरल एड्स। सेकंड इज जनरल एम्स। जनरल एम क्या होते हैं? आपकी पूरी इकोनॉमिक्स के एम क्या है। अगर आप अपनी 9th 10th 11th 12th की बुक्स देखो तो बुक्स के आगे उनके एम्स दिए होते हैं इकोनॉमिक्स के। तो हमने क्या किया हुआ है, इन सभी बुक्स में से कुछ 10-12 एम्स इकोनॉमिक्स के लिए हुए हैं। दोज एम्स आर कंसिडर्ड एज अ जनरल एम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे बच्चों को गुड सिटीजन बनाना है,
जो 9th का टॉपिक भी इसी पे फोकस कर रहा है, 10th भी, 11th भी, 12th भी। इट मीन्स सारे के सारे टॉपिक उन जनरल एम्स पे फोकस कर रहे हैं। अब हमने टाइम सेव करने के लिए, आपके पेजेस सेव करने के लिए एक ऑप्शन और रखी है कि इसको हम 40 के 40 लेसन में रिपीट ना करें। आई थिंक देयर इज़ नो नीड टू रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन इन ईच लेसन। सो आप अपनी लेसन प्लान की कॉपी के पहले पेज पे, जब आप लेसन प्लान स्टार्ट करोगे 40 लेसन प्लान, उससे पहले पेज पे टैग लगाओ, ऊपर लिखो जनरल एड्स एंड जनरल एम्स। तो आपका 40 लेसन प्लान में एक तो हाफ पेज सेव हो गया, एक आपका 5 मिनट जो आपने लिखने को लगाने थे वो सेव हो गए। तो हम इन दोनों चीज़ों को वंस अ टाइम लिखेंगे अपनी नोटबुक में, उस पर टैग लगा के, क्योंकि ये चीज़ें किसी भी लेसन प्लान में चेंज नहीं होनी है। देन कम्स द स्पेसिफिक एड्स। अगर आप डिमांड का टॉपिक टीच कर रहे हो, डिमांड का मॉडल लेके जाओगे, डिमांड के शेड्यूल का चार्ट लेके जा सकते हो, कोई डिफरेंट प्रेजेंटेशन लेके जा सकते हो, उससे हम क्या लिखते हैं, स्पेसिफिक एड। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए आप रियल ऑब्जेक्ट लेके जा सकते हो। ऐसे ही पॉवर्टी के लिए आप डिफरेंट टॉयज, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल लेके जा सकते हो। सो दोज आर कंसिडर एज अ स्पेसिफिक एड। एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप स्पेसिफिक एड लिखोगे तो वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। अगर आप लिख रहे हो अ चार्ट रिलेटेड टू द टॉपिक, दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक। अ चार्ट रिलेटेड टू द टॉपिक इज अ जनरल टर्म। चार्ट भी कोई भी हो सकता है, टॉपिक भी कोई भी हो सकता है। अगर आप पॉवर्टी का टॉपिक टीच कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, अ चार्ट शोइंग कंपैरिजन ऑफ पॉवर्टी। अगर आपने कोई पीपीटी बनाई है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो आप क्या लिखोगे उसको, स्पेसिफिक। बहुत से बच्चे इन बातों को सुनने के बाद भी गलती कर लेते हैं, आपने वो गलती रिपीट नहीं करनी है। तो स्पेसिफिक मीन्स पर्टिकुलर टीचिंग एड रिलेटेड टू योर टॉपिक विच यू आर गोइंग टू टीच थ्रू दैट लेसन प्लान। देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एक या दो हो सकते हैं बस, मेनली आप एक ही रखें। वो किसके साथ रिलेटेड होगा, आपके टॉपिक के साथ। जैसे आप पॉवर्टी टीच कर रहे हैं तो वो क्या होगा, पॉवर्टी के साथ रिलेटेड वन लाइन, दैट विल बी अ स्पेसिफिक एम और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। इसके बाद आते हैं एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इसको लिखने का स्टाइल, इसको लिखने का वे। जब भी आप लिखोगे यू मस्ट गो थ्रू आर 2 वीडियोज़ जो हमने क्लासरूम में डिस्कस की हैं, एक ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव, एक मेगर्स अप्रोच। इसको आप नेट पे सर्च करोगे, यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ थिंग्स अबाउट द ईबीओज। ईबीओज के एक्शन वर्ब कौन से सिलेक्ट करने हैं, रिमेंबरिंग के और होंगे, अंडरस्टैंडिंग के और होंगे, एप्लीकेशन के और होंगे। ऐसे ही उन ईबीओज को लिखने का स्टाइल मेगर ने बताया है, तो आपने इनको बहुत केयरफुली लिखना है, क्योंकि जैसा आप ईबीओ बनाओगे वैसा ही आपका लेसन प्लान मूव करेगा। आपने कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सी इंटरेक्शन करनी है, कौन सा आरएलओ बनाना है, ईच एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। देन कम्स एंट्री बिहेवियर एज्यूम। जैसे हम मान के आए कि अगर पॉवर्टी का टॉपिक आप टीच करने जा रहे हो तो बच्चों को सोशल कंडीशन के बारे में पहले से पता है, जी हमने एज्यूम कर लिया। दूसरा क्या है, एंट्री बिहेवियर टेस्टिंग। अब जो आपने एज्यूम किया है, आप क्वेश्चन आंसरिंग के थ्रू, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी के थ्रू, आप किसी वीडियो को दिखाकर, आप बच्चों की इंटरेक्शन करवाकर, किसी भी वे से वो उस चीज़ को क्या कर सकते हो, टेस्ट कर। क्यों करते हैं हम टेस्टिंग, वाई वी डू एंट्री बिहेवियर टेस्टिंग, उसका पर्पज़ क्या है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक टीच करने जा रहे हैं, अगर उससे पहले वाला टॉपिक बच्चे को नहीं आता, उस लेवल पे बच्चा नहीं है, देन आर एफर्ट्स एंड द एफर्ट्स ऑफ स्टूडेंट विल नॉट बी यूजफुल। दोनों के एफर्ट्स क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। सो दैट्स वाई वी यूज एंट्री बिहेवियर टेस्टिंग टू नो द एंट्री लेवल ऑफ द स्टूडेंट। मान लीजिए आप मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक करवा रहे हो, उससे पहले बच्चे को एडिशन, सब्ट्रैक्शन और टेबल आने चाहिए। अगर आप उस चीज़ की टेस्टिंग नहीं करोगे तो आप मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक में वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हो, एनर्जी कर रहे हो। सो एंट्री बिहेवियर टेस्टिंग मीन्स
कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले उससे रिलेटेड आपको उसका बच्चों को क्या क्या आना चाहिए। देन आप जो एंट्री बिहेवियर टेस्टिंग का लास्ट क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करो कि जिसमें बच्चों का अगर सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं आता तो उनमें क्यूरियोसिटी बन जाती है कि हाँ, इस टॉपिक में हमें क्लास में कुछ लर्न करने की ज़रूरत है, देयर इज़ नीड टू लर्न समथिंग। देन यू कैन अनाउंस योर टॉपिक इन एन इंटरेस्टिंग वे, तो ताकि बच्चे अगले 20-25 मिनट के लिए आपके साथ जुड़ जाएं। जैसे मैंने देखो सुनो और जानो की एग्जांपल ली थी, ऐसे ही अगर आप और अच्छे टीचर्स का देखोगे, दे ऑलवेज अनाउंस देयर टॉपिक इन एन इंटरेस्टिंग वे सो दैट द पीपल शुड ज्वाइन देम फॉर नेक्स्ट 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट एंड दे गिव प्रॉपर अटेंशन। लास्ट इज़ अ प्रेजेंटेशन देने के लिए जो मैंने उसकी एग्जांपल डाल दिया कि कैसे आप जे स्टेप्स को बनाओगे, एंटी बिहेवियर ऑब्जेक्टिव कैसे होंगे, अज्यूम क्या होता है, टेस्टिंग क्या होती है, अनाउंसमेंट कैसे करोगे, प्रेजेंटेशन में कौन कौन से वे यूज़ करोगे। दिस इज़ वन एग्जांपल एंड इसके रिलेटेड नोट्स ऑलरेडी लेसन प्लान की एग्जांपल आपके साथ शेयर कर चुका हूँ मैं कुछ डेज पहले मूडल पे। देन इसकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी, जस्ट 2-3 मिनट्स मोर। प्रेजेंटेशन में जो हम फॉर्मेट यूज़ करते हैं, हम 4 कॉलम में डिवाइड कर लेते हैं। पहले कॉलम में जो हमने ईबीओ लिखा है उसको ले आते हैं। मान लो लिखा है डिफाइन पॉवर्टी। अब टीचर एक्टिविटी, टीचर कैसे टीच करेगा? टीचर विल यूज डिस्कशन मेथड टू टेल द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी। टीचर विल शो द प्रेजेंटेशन prepared by him to the students। अब जो काम टीचर ने करने हैं, कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सी टीचिंग एड यूज़ करनी है, उसकी डिटेल हम कहाँ पे देते जाएंगे? टीचर एक्टिविटी में। अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछने हैं वो भी कहाँ पे आ जाएंगे? टीचर मीन्स उसको टीचर टीच कैसे कर रहा है। देन अगली एक्टिविटी स्टूडेंट्स एक्टिविटी। स्टूडेंट एक्टिविटी मीन्स जब टीचर कोई एक्टिविटी कर रहा है उसके रिस्पॉन्स में बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर टीचर ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा रहा है तो बच्चे क्या करेंगे? उस ब्रेनस्टॉर्मिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? स्टूडेंट विल बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। अगर टीचर ने क्वेश्चन पूछा है, वी विल राइट प्यूपल टीचर विल आस्क फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, स्टूडेंट की साइड में क्या लिखेंगे? उसका अज्यूम्ड आंसर। टीचर एक्टिविटी में क्वेश्चन, स्टूडेंट एक्टिविटी में उसका आंसर। अगर टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है तो हम क्या लिखेंगे? पीटी विल राइट द डेफिनेशन ऑन ब्लैक बोर्ड। प्यूपल टीचर विल राइट द डेफिनेशन ऑन ब्लैक बोर्ड। स्टूडेंट के कॉलम में क्या लिखेंगे? स्टूडेंट विल नोट डाउन द वर्क फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड और चाक बोर्ड। और लास्ट वाला कॉलम क्या है? जो आप चाक बोर्ड पे काम कर रहे हो, जो आपने ऑडियो विजुअल एड यूज़ की है, जो आपने पीपीटी यूज़ की है, उसका छोटा सा मिनिएचर फॉर्म आप अपने लेसन प्लान में अटैच कर देते हो। अगर लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पे तो आप ब्लैक शीट लगाकर उस पर वाइट पेन से लिख भी सकते हो, नहीं आप कोई भी कलर पे यूज़ कर सकते हो। आप लेसन प्लान कॉपीज़ देखोगे, यू विल ईजिली अंडरस्टैंड। और एक इसमें मैंने सेंटर में लिखा है सेक्शनल रिकैप्चुलेशन। सेक्शनल रिकैप्चुलेशन क्या है? अगर आप 20-30 मिनट का लेसन टीच कर रहे हो तो आप मिड में 10-15 मिनट टीच करने के बाद अगर 4 पार्ट्स हैं आपके लेसन प्लान के, 2 टॉपिक टीच करने के बाद आप उसकी सेक्शनल रिकैप्चुलेशन जरूर करें। इसका कोई नुकसान नहीं है, आपको पता चल जाता है क्या मैं राइट ट्रैक पे चल रहा हूँ या नहीं चल रहा। दैट इज़ अ सेक्शनल रिकैप्चुलेशन। देन आप जो आपके नेक्स्ट 2 पॉइंट है उसको कवर कीजिए और एंड में आप जैसे आपने ईबीओज बनाए थे वैसे ही आप अपने रियल लर्निंग आउटकम बनाओगे। हमने पहले बात की है हर एक ईबीओ के साथ एटलीस्ट 1 आरएलओ। बाद में आप बच्चों को होमवर्क दे सकते हो। होमवर्क शुड बी अ क्रिएटिव होमवर्क and in the end you can give references to student for more reading. So this is all about, इसका फॉर्मेट आपको प्रेजेंटेशन में मिल चुका है, मैंने ऑलरेडी इसका पीडीएफ बना के आपको मूडल पे भी डाल रखा है। तो यू कैन गो थ्रू दीज पॉइंट्स। पूरे लेसन प्लान जो हमने बातें की हैं उनका रेप्लिका, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन एग्जाम्पल्स में आपको मिल जाएगी। सो इन दिस वे वी कैन कंप्लीट दिस टॉपिक।
नाउ जितना भी आपका मूडल पे पड़ा है, गो थ्रू द कंटेंट। अगर आपको पूरे कंटेंट में, नोट्स में, वीडियोस में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन डिस्कस इन अ व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन डिस्कस ऑन टेलीफोन, और वी कैन अरेंज स्पेशल डिस्कशन। A mediocre teacher explains, a good teacher demonstrates, and a great teacher inspires. A journey which began over 100 years ago. This is the story of Guru Har Gobind Sahib Khalsa College, also known as the Wonder in Rural Hinterland.